हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन of the net gain of ATP for every glucose molecule oxidized, but in reality, this can remain only a theoretical exercise. These calculations can be made only on certain assumption that तो इस यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई है कि हम जो नेट गेन है ग्लूकोज, जब हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है तो उसको हम कैलकुलेट तो कर सकते हैं, और हम आगे देखेंगे भी कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब कितना गेन हुआ है हमें। और पर ये सब क्या है कि एक तरह का थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है, ठीक है। क्यों क्यों है ऐसा? क्योंकि कुछ एजम्पशन हमने लेके चले हैं, उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि नेट गेन कितना होता है जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन की कंडीशन के अंदर, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो एजम्पशन हम क्या लेके चलते हैं इस प्रोसेस में, वो देखते हैं। देयर इज़ अ sequential orderly pathway functioning with one substrate forming the next, and with glycolysis, TCA cycle and ETS pathway following one after other। तो पहला अजम्पशन हम ये लेके चलते हैं कि ये एक तरह का सीक्वेंशियल पाथ है। इसका मतलब कि जो ये पाथवे ये ऑर्डर्ड वे में चल रहा है, कि पहले ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है, देन क्रैब साइकिल होती है, देन एट लास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, जो कि NADH और FADH2 को यूज़ करके और ATP का प्रोडक्शन करती है। The NADH synthesized in the glycolysis is transferred into the mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation। पहला हमने assumption देखा था कि ये प्रोसेस हम ये assume करके चलते हैं कि पहले ग्लाइकोलाइसिस हुआ है, देन क्रैब हुआ है, देन ETS हुआ है। सेकेंड assumption हम लेके चलते हैं कि हमें ये तो पता है कि क्रैब साइकिल जो है वो होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, यानी कि जो ये NADH है ये हमारे प्रोड्यूस हुए होंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। पर जब ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो कि होती है साइटोप्लाज्म में, तो जो NADH यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ होगा, ये NADH ट्रांसफ़र हो गया होगा मैट्रिक्स में। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो दो NADH, जितना भी NADH हम जितना भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस में, तो जो NADH का प्रोडक्शन हो रहा है ये NADH मैट्रिक्स में ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के, ताकि ये आगे जाके इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइकिल है उसके अंदर हमें इन्वॉल्व होके हमें ATP का प्रोडक्शन दे सके। तो थर्ड एजम्पशन हम ये लेके चलते हैं कि नन ऑफ द इंटरमीडिएट इन द पाथवे आर यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम ये सोच के चलते हैं कि जितने भी इंटरमीडिएट स्टेप आए होंगे हमारे इस पाथवे में, वो कहीं दूसरे जगह पे दूसरे साइकिल के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए होंगे, है ना। तो और फोर्थ पॉइंट ये है कि ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड, नो अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट आर एंटरिंग इनटू द पाथवे एट एनी ऑफ द इंटरमीडिएरी स्टेजेस। ये फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि 38 या जितने भी अमाउंट ऑफ ATP है ये सिंथेसाइज हुआ है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये ग्लूकोज से हुआ, यानी कि जितनी भी एनर्जी मिल रही है वो सिर्फ ग्लूकोज से मिल रही है, उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट एज है एनर्जी हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम नहीं कर रहा है। तो ये चार एजम्पशन थे जो हमने लिए थे, जो हम मान के चलते हैं कि अगर हमें नेट गेन इतना मिला है तो इसलिए मिला है बिकॉज ये चार कंडीशन फुलफिल हुई है। बट दिस काइंड ऑफ एजम्पशन आर नॉट रियली वैलिड इन अ लिविंग सिस्टम। अगर हम हमारे लिविंग सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे
thousands of, or we can say more than thousands of reaction are going on simultaneously. It means कि एक पाथवे दूसरे पाथवे के साथ में simultaneously काम कर रहा है. So all pathway work simultaneously and do not take place वन आफ्टर वन. अब हम ये नहीं मान सकते कि ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है तो क्रैब साइकिल है, वो अभी वो वेट कर रहा होगा. तो ये सब साइकिलें सीक्वेंशली चलती रहती हैं. ये एक जो साइकिल्स हैं वो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही है. और जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं उसको भी हम देखेंगे कैसे जो इंटरमीडिएटरी स्टेप है वो डिफरेंट पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं, ना कि सिर्फ एक sequential way में. The substrate enter the pathway and are withdrawn from it as and when necessary. The ATP is utilized as and when needed. Enzymatic rate are controlled by multiple means. तो यहाँ पे कुछ important point ये है कि जो substrate है वो enter कर सकता है pathway में, और कभी भी वो substrate निकल भी सकता है pathway से. और सेकंड पॉइंट ये है कि एटीपी यूटिलाइज होती है जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है. हम वेट नहीं करेंगे कि जो नई एटीपी बनेगी देन ही यूटिलाइज हो. तो एटीपी प्रोडक्शन चलता रहता है और उससे एनर्जी मिलती रहती है. और जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं इन रिएक्शंस के लिए, इन एंजाइम्स की रेट को कंट्रोल किया जाता है बहुत सारे मैकेनिज़म्स के थ्रू. बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो इन एंजाइम्स की रेट को कंट्रोल करते हैं. बिकॉज़ अगर रेट एंजाइम्स की कंट्रोल नहीं हुई तो वो उससे हमें बहुत सारे हार्श इफ़ेक्ट भी दिखने को मिल सकते हैं. प्रोडक्शन बढ़ सकता है अगर ग्लूकोज का प्रोडक्शन, अगर एटीपी का प्रोडक्शन कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है. तो वो जो फ्लक्चुएशंस है वो हमें देखने को मिलेंगे अगर एंजाइम्स अपने तरीके से काम नहीं कर पाते हैं तो. येट इट इज़ यूज़फुल टू डू दिस एक्सरसाइज टू अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द लिविंग सिस्टम इन एक्सट्रैक्शन एंड स्टोरिंग एनर्जी. Hence, there can be a net gain of 38 ATP molecule during aerobic respiration of 1 molecule of glucose. तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये हमारे सिस्टम की ये ब्यूटी है कि इन द ब्यूटी और एफिशिएंसी है हमारे लिविंग सिस्टम की कि जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो और उसका एक्सट्रैक्शन बहुत ही अच्छे ढंग से हो पाता है. और अगर हम अभी तक के प्रोसेस की बात करें तो हमें नेट गेन जो मिलता है वो मिलता है 38 एटीपी का. इस प्रोसेस में हम ये मान के चलेंगे कि एक NADH मॉलिक्यूल हमें 3 ATP दे रहा है और एक FADH2 मॉलिक्यूल हमें 2 ATP का मॉलिक्यूल देता है. हम अगर फर्मेंटेशन से एरोबिक रेस्पिरेशन को कंपेयर करें तो फर्मेंटेशन अकाउंट फॉर ओनली अ पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, वहीज जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहाँ पे हमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, यानी कि कंप्लीटली डिग्रेड हो जाता है हमारा ग्लूकोज किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में. इन फर्मेंटेशन देयर इज़ अ net gain of only 2 molecule of ATP for each molecule of glucose degraded to the pyruvic acid, whereas many more molecule of ATP is generated during the एरोबिक कंडीशन. ठीक है, तो यहाँ हमें साफ पता चल रहा है हमने फर्मेंटेशन प्रोसेस देखा था जहाँ पे लैक्टेट का प्रोडक्शन हुआ था और अल्कोहल का प्रोडक्शन हुआ था. वहाँ हमने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस की NADH जो प्रोड्यूस हुए थे ग्लाइकोलाइसिस में वो यूटिलाइज हो जाते हैं, और जो ATP प्रोडक्शन हमारे ग्लाइकोलाइसिस में हुआ था सिर्फ वही एज ए एनर्जी सोर्स का काम करता है. अगर हम बात करें
हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो वहाँ पे क्रैब साइकिल में एंटर करता है हमारा पायरूवेट पायरूवेट पहले एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होके क्रैब साइकिल में एंटर करता है। उस प्रोसेस से हमें बहुत एनर्जी मिलती है। और जैसे कि हमें एक पायरूवेट जब एंटर करेगा साइकिल में, तो 3 NADH मॉलिक्यूल, एक FADH मॉलिक्यूल और एक GTP का प्रोडक्शन होता है। तो उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट को देखते हैं कि NADH इज ऑक्सीडाइज टू NAD प्लस rather slowly in fermentation. However, the reaction is very vigorous in case of aerobic respiration. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब NADH जो है वो ऑक्सीडाइज होता है NAD प्लस में, वो फर्मेंटेशन में बहुत धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होता है। हाउएवर रिएक्शन जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है वो बहुत ही विग्रस रिएक्शंस होती हैं, बहुत तेज़ी से होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि नेट गेन कितना होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा था कि हमें 2 NADH के मॉलिक्यूल मिलते हैं, 2 ATP प्रोडक्शन मिलता है। तो अगर नेट बात करें, बिकॉज एक NADH हमें 3 ATP दे रहा है, तो 8 ATP का प्रोडक्शन हमें मिला ग्लाइकोलाइसिस से। आगे हम देखते हैं पायरूवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। इस प्रोसेस के दौरान 2 NADH का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि 2 पायरूविक एसिड हैं जो 2 एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुए थे। तो यहाँ पे हम देखें तो नेट 6 ATP मिलता है। क्रैब साइकिल की अगर बात करें तो हमें, क्योंकि ये 2 बार रन होगी, क्योंकि हमारे पास में 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल्स थे, तो 2 बार हो गए, तो 6 NADH मॉलिक्यूल, 2 FADH2 मॉलिक्यूल और 2 GTP या ATP मॉलिक्यूल। नेट बात करें तो 24 ATP का प्रोडक्शन होता है। तो अगर हम तीनों साइकिल्स को मिलाएं तो हमें 38 ATP का प्रोडक्शन मिलता है from the complete oxidation of one molecule of glucose. I hope you have understood this process, and if there is any query you can comment it. We will discuss that in the next video. And in the next video we will study about the amphibolic pathway. Amphibolic pathway है, इस बारे में होता है कि कैसे different sources other than the carbohydrate is involved in the production of energy. These like the fats and proteins are also linked to the cycle, like Krebs cycle and all. How these alternative molecules like proteins and amino acid enters the metabolic cycles so that it can derive energies. तो हम उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आगे आने वाले वीडियोस में हम हर NCERT के चैप्टर को डिटेल में कवर करेंगे। थैंक यू।